अगर पति जूतों में दाल भी रख कर दे तो खा लेनी चाहिए। यहाँ तो इतनी सुविधाओं के बाद भी तेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। नानी चिढ़कर बोली। माँ घुटनों में से छिपाए रो रही थी, अपने घायल शरीर पर या शायद अपनी किस्मत पर। बस कर, मर्द जात होती ही गुस्से की तेज है। औरतों का काम होता है उन्हें संभालना। नानी को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेवकूफ बेटी को कैसे समझाए, जो हर कुछ दिन बाद रोती धोती मायके चली आती थी। मारता है मुझे, गालियां देता है, घटिया घटिया इल्जाम लगाता है। माँ रोती जा रही थी। तो क्या हुआ, 4-4 वक्त का खाना देता है तुझे, इतने बड़े घर में रहती है, बड़ी गाड़ी में घूमती है, अच्छा पहनती है, गांव की सारी लड़कियां तुझसे जलती हैं, करम जली। माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो बस रोती जा रही थी। आखिरकार नानी के सब्र का बांध टूट गया। चल उठ, अपने घर निकल, तेरा भाई आने वाला है, फिर मुझसे पूछता है तो बार बार क्यों आ जाती है। हमें भी चैन से जीने दे और खुद भी अपने घर चैन से रहे। मैं वहाँ चैन से कैसे रहूँ, वहाँ तो मैं मर जाऊंगी। माँ तो मर जा, यहाँ से निकल बस। ये हर कुछ दिन की कहानी थी। पिता माँ को मारते, माँ रोते हुए मायके आती, फिर नानी उसे भगा देती। कुछ दिन सन्नाटा रहता, फिर वही सिलसिला। कभी कभी मैं सोचती, माँ कितनी जिद्दी है जो इतनी मार खाने के बाद भी नहीं मरती। जब पापा दरवाजा बंद करके माँ को मारते तो माँ की चीखें मेरे दिल को हिला देती। मैं अपने कानों में उंगलियां ठूस देती, पर चीखें फिर भी किसी और रास्ते से कानों तक पहुंच जाती। हर बार लगता अब तो माँ की लाश ही बाहर आएगी, पर शायद माँ अब मार खाने की आदत बना चुकी थी, मरती ही नहीं थी। फिर एक दिन माँ सचमुच मर गई। शायद उसने अपनी जिद छोड़ दी थी। नानी के आंसू देखकर मेरा मन किया कि उसकी चोटी पकड़कर घर से बाहर निकाल दूं। जब माँ जिंदा थी तब कुछ क्यों नहीं किया। अपने रौबदार खानदान के सारे मर्द मुझे नामर्द लगे, जो घर की औरतों पर दहाड़ते फिरते थे। लेकिन पापा की जमींदारी के आगे सबकी जुबान पर ताले थे। माँ की लाश को देखकर कुछ महसूस ही नहीं हुआ। लोग कहते माँ मर गई है, रो, पर मेरी आंखों से एक आंसू नहीं निकला। ऐसे लोग मर ही जाने चाहिए, आज नहीं तो कल ही मरती। जो कल होना था वो आज हो गया, तो रोने की क्या बात। पर उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया, मैं कभी भी माँ जैसी कमजोर औरत नहीं बनूंगी। जिया माँ के मौत के बाद धीरे धीरे एक मजबूत दीवार की तरह बनती गई। आंसू आंखों में जमकर पत्थर हो गए थे। नानी और मामा ने उसे पाल तो लिया, लेकिन प्यार की जगह नियम कायदे और तानों की भरमार थी। स्कूल में जिया पढ़ाई में तेज थी। उसकी एक टीचर मिस मेहर उन दिनों उसकी प्रेरणा बन गई थी। वह अक्सर कहती रहती, औरत को इतना मजबूत बनना चाहिए कि जिंदगी के थप्पड़ भी झुका ना पाए। जिया का अब एक ही सपना था, वकील बनना, औरतों के हक के लिए लड़ना। कानून की पढ़ाई के दौरान ही जतिन से उसकी पहली मुलाकात हुई। जतिन पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का युवक था। उसकी सोच आधुनिक थी और व्यवहार में विनम्रता थी। कॉलेज के डिबेट मंच पर जब जिया ने घरेलू हिंसा पर भाषण दिया, तब जतिन उसकी स्पष्टता और आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और जतिन ने जिया को प्रपोज किया। जिया के मन में एक डर था, अगर जतिन भी पापा के जैसा निकला तो। पर जतिन के साथ के शुरुआती साल बेहद खुशनुमा बीते। शादी हुई, एक नया घर बसा और जिया ने अपने वकालत के करियर को भी नए आयाम देना शुरू किए। शादी के 2 साल बेहद खूबसूरत बीते। जतिन हर किसी की आंखों में परफेक्ट पति था। वो जिया का ख्याल रखता, हर काम में उसका साथ देता। दोनों मिलकर हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग करती, छुट्टियां, घर की सजावट और यहाँ तक कि बच्चों के नाम भी। पर जैसे जैसे जतिन का करियर धीमा होने लगा और जिया का नाम वकालत में ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा, जतिन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अक्सर चिड़चिड़ा रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। आज भी लेट हो गई? तुम्हें पता है क्लाइंट से मीटिंग थी, जिया ने थके हुए स्वर में कहा। मैं घर में नौकर बनकर रहूं और तुम बाहर तारीफें बटोरती फिरो।
पहली बार था जब जतिन ने ऐसा कहा। जिया हैरान रह गई। उस रात वो सो नहीं पाई। माँ की यादें बार बार आ रही थी। क्या वही सब अब उसके साथ होगा? एक शाम जब जिया हाई प्रोफाइल केस जीतकर लौटी, उसके एक पुरुष सहयोगी ने उसे फूलों का गुलदस्ता दिया था। जतिन ने वो गुलदस्ता देखा तो उसका चेहरा बुझ गया। बहुत खुश हो ना? तुम्हारे मर्द दोस्त ने फूल दिए हैं। वो सिर्फ एक सहकर्मी है जतिन, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? पर जतिन को न सिर्फ शक था बल्कि गुस्से की भी कोई सीमा नहीं थी। चटाक! जिया की आंखें फटी की फटी रह गई। ये उसका पहला थप्पड़ था उसके सबसे प्यारे इंसान के हाथ से। वो स्तब्ध खड़ी रही। जतिन ने उसे गालियां दी, गंदे इल्जाम लगाए और फिर एक और वार किया। जिया का पूरा शरीर कांप उठा। रात भर वो जमीन पर बैठी रही। माँ की आत्मा जैसे सामने आकर कह रही थी, कहा था ना, तू भी मेरी तरह ही बन गई। अगले कुछ दिनों तक जतिन बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता रहा। फूल लाता, बाहर डिनर पर ले जाता और बार बार कहता, माफ कर दो। बस एक बार गुस्से में हाथ उड़ गया। जिया को याद आ गया, एक बार माँ को पापा ने भी ऐसा ही कहा था और फिर सालों तक दोहराया। उसने फैसला किया, अब ये चुप्पी नहीं चलेगी। एक रात जब जतिन फिर से भड़का और हाथ उठाया, जिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब और नहीं जतिन। जतिन हंसा, क्या करोगी? पुलिस बुलाएगी? केस करेगी? जिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं वकील हूँ जतिन। अब मैं माँ जैसी नहीं बनूंगी। उस रात के बाद जिया का शरीर जितना घायल था, आत्मा उससे कहीं ज्यादा टूटी हुई थी। जतिन को पुलिस स्टेशन तक छोड़ते हुए उसकी आंखें नम नहीं थी। दर्द था मगर अब आंसू नहीं थे। घर लौटकर सबसे पहले उसने अपने दफ्तर में एक नोट बनाया, फाइल डोमेस्टिक वायलेंस केस अगेंस्ट जतिन वर्मा। उसने तय कर लिया था, अब यह चुप रहने की कहानी नहीं होगी। वो बोलेगी, वो लड़ेगी और अकेले लड़ेगी। जतिन को नोटिस भेजा जा चुका था। पहली पेशी में जतिन अपने वकील के साथ आया। कोर्ट रूम में एक अजीब सी खामोशी थी। जब जिया और जतिन आमने सामने खड़े हुए, जिया ने अपने केस की शुरुआत खुद की गवाही से की। मेरे पति ने मुझे सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी वार किया है। एक बार नहीं, बार बार। और अब मैं इस सड़न में और नहीं रह सकती। जतिन ने सारे आरोपों से इनकार किया। ये झूठ बोल रही है, इसे आज़ादी चाहिए पर रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी नहीं। जिया की आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा संकल्प था। जिया पागल हो गई है, अच्छा खासा घर तोड़ रही है, पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है, पर कोर्ट ले जाना। जिया के घर के बाहर मीडिया खड़ी हो गई। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करती, कुछ छुपकर तारीफ भी करती। हिम्मत है लड़की में, वरना हम तो सहते रहे। उसकी सहेली सामिया हर दिन उसका साथ दे रही थी। एक दिन बोली, तू जानती है ना, अगर केस हार गई तो तेरा करियर, इज्जत सब पर दाग लग सकता है। जिया ने कहा, अगर मैं डर के कारण चुप रहूं तो माँ की मौत बेवजह हो जाएगी। मैं हर उस औरत के लिए लड़ रही हूँ जो जिंदा होते हुए भी मरी हुई सी जीती है। जिया ने गवाही के लिए कोर्ट में प्रवेश किया। सारा मीडिया उसकी तस्वीरें ले रहा था। वो अब एक मजबूत चेहरा बन चुकी थी, जो न केवल अपने लिए बल्कि उन लाखों औरतों के लिए लड़ रही थी जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई। जिया जी, क्या आपको याद है जब पहली बार जतिन ने आप पर हाथ उठाया? सरकारी वकील ने पूछा। हाँ, एक समारोह से लौटे थे। एक पुरुष सहकर्मी ने मुझे फूल दिए थे। जतिन ने उस बात को लेकर मुझ पर हाथ उठाया, गालियां दी और रात भर पीटता रहा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जतिन की आंखें झुकी थी। जिया ने बिना रुके पूरी घटना, सारे जख्म, सारे अपमान अदालत के सामने खोल दिए। गवाही के बाद जिया कोर्ट के बाहर बैठी थी। उसे लगा माँ वही पास खड़ी है, मुस्कुरा रही है। मैंने तुम्हारा अधूरा सपना पूरा किया माँ, मैं उस चुप्पी को तोड़ आई।
जो तुम्हारे मौत के बाद भी इस समाज में गूंज रही थी। माँ की परछाई हवा में खुल गई, पर अब जिया के भीतर की शक्ति बन चुकी थी। अंततः अदालत का फैसला आया। यह अदालत जतिन को घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और मारपीट के लिए दोषी मानती है और आईपीसी की धारा 498 ए व अन्य धाराओं के तहत 5 साल की सजा सुनाती है। जिया चुप थी, न कोई खुशी, न संतोष, बस एक शांति, जैसे किसी युद्ध का अंत हुआ हो। जतिन को ले जाया गया। उसने एक बार पलट कर देखा, लेकिन जिया की आंखों में कोई दया नहीं थी। कुछ महीने बाद जिया ने शहर में एक काउंसलिंग सेंटर खोला। नई राहें। यहाँ वो उन औरतों की मदद करती थी जो उसी अंधेरे से गुजर रही थी जिससे वो गुजरी थी। एक दिन एक लड़की रोती हुई उसके पास आई। मैडम, क्या सच में कोई बाहर निकल सकता है इस नरक से? जिया मुस्कुराई। हाँ, अगर तुम तय कर लो कि अब और सहना नहीं है, तुम निकल सकती हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक शाम जब जिया अपने ऑफिस से बाहर निकली तो आकाश गुलाबी था, हवा में ठंडक थी। उसने ऊपर देखा, लगता था माँ ऊपर से उसे देख रही है। माँ, मैं वादा निभा पाई, मैं तुम्हारे जैसी नहीं बनी। एक हल्की सी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे कोई कह रहा हो, हाँ बेटा, अब तेरा रास्ता साफ है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल हानिया वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।